विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के मानसरोधक खंड का अध्ययन कर रहे थे। मानसरोधक खंड से कतिपय काव्यांशों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसी क्रम में आज हम जिस काव्यांश को पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थियों, उस काव्यांश में कवि ने मानसरोवर में पद्मावती के अपनी सखियों सहित स्नान करने के साथ ही साथ वहाँ वे किस प्रकार खेल रही है, किस प्रकार की विविध क्रीड़ाएं करती है, उसका चित्रण किया है। लागी केली करे मझनीरा, हंस लजाई बैठ ओहि तीरा, पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम ससी होहु तराइन साखी, बाद में लीके खेल पसारा, हार देव जो खेलत हारा, समारही सामरी गोरिही गोरी, आपनी आपने लीन सो जोरी, बूझी खेल खेल हु एक साथा, हार न होई पराए हाथा, आजूही खेल बहुरी कित होई, खेल गए कित खेले कोई, धनीसो खेल खेल सह पेमा, रउताई ओ कुशल खेमा, मोहम्मद बाजी प्रेम की, ज्यों भावे त्यों खेल, तिल फुलही के संग जो होय फुलायल तेल। संदर्भ वही हमारा पूर्वत ही रहेगा। और जहाँ तक प्रसंग की बात है विद्यार्थियों, तो यहाँ कवि ने पद्मावती और उसकी सखियों की जल क्रीड़ा के बारे में वर्णन किया है। साथ ही कवि ने खेल में प्रेम भावना बनाए रखने को महत्व दिया है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। प्रेम मार्गी शाखा वह शाखा है विद्यार्थियों जहाँ प्रेम को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तो जायसी तो वैसे ही सूफी कवियों में प्रतिनिधि कवि है, तो इनके काव्य में तो प्रेम का वर्णन होना स्वाभाविक ही है। और जो सूफी संत हुए हैं वे तो ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय भी प्रेम को ही मानते हैं। तो सूफी कवि जायसी ने भी अपने काव्य में लौकिक प्रेम के साथ साथ अलौकिक प्रेम का चित्रण भी किया है, जहाँ पद्मावती परमात्मा स्वरूप है और राजा रत्नसेन आत्मा या हम साधक के रूप में उन्हें मान सकते हैं। काव्यांश की व्याख्या की तरफ चले हम। लागी केली करे मझ नीरा, मझ यानी मध्य में, नीरा यानी जल, केली क्रीड़ाएं करना। कवि वर्णन करते हैं कि पद्मावती और उसकी सखियां जल में क्रीड़ाएं करने लगी। हंस लजाई बैठ ओहि तीरा, तीरा अर्थात किनारे पर। अब उनकी सुंदर क्रीड़ाओं को देखकर जल में रहने वाला हंस भी लज्जित होकर किनारे पर आकर बैठ गया। पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम ससी होहु तराइन साखी। अब सखियां क्या कहती है? सखियों ने पद्मावती को कहा, यहाँ कौतुक से आशय विद्यार्थियों खेलकूद या क्रीड़ा से लिया जाएगा। कौतुक यानी कौतूहल, खेलकूद। सखियों ने पद्मावती को कहा कि तुम हम तारों जैसी सखियों के बीच चंद्रमा के सदृश हो, तुम ससी होहु तराइन साखी, कि हम समस्त सखियां तो तारे हैं और तुम चंद्रमा सदृश हो, तो तुम हमारी खेल की निर्णायक बनो। और इस प्रकार सखियों ने पद्मावती को अपने खेल का निर्णायक बनाते हुए, अपने खेल की साक्षी बनाते हुए अपने खेल का विस्तार किया। बाद में लीके खेल पसारा, हार देव जो खेलत हारा, बाद में ली, बाद यानी शर्त रखकर उन्होंने अपने खेल को विस्तार दिया, खेल को आगे बढ़ाया। क्या शर्त रखी? हार देहु जो खेलत हारा, कि जो खेल में हार जाएगी उसे अपना हार देना पड़ेगा। विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दीजिए, इस पंक्ति में हमें यमक अलंकार देखने को मिल रहा है। यमक अलंकार आप अपनी पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों कि यमक एक शब्दालंकार होता है और यमक अलंकार के अंतर्गत शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, यानी एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न होता है। अब यहाँ देखिए विद्यार्थियों, हार और हारा, यहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति है, हार और हारा। यहाँ एक हार से आशय है गले में पहने जाने वाला आभूषण और दूसरे हारा का आशय है पराजय, हार जाना।
तो यहाँ यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिल रहा है। हार देहु जो खेलत हारा। तो सखियों ने क्या शर्त रखकर अपने खेल को आगे बढ़ाया कि जो भी इस खेल में हार जाएगा उसे अपने गले का आभूषण हार देना पड़ेगा। सांवरही सांवरी गोरही गोरी, आपने आपने लीन्ह सो जोरी। जोड़ी यानी जोड़ी बना ली। अब जब खेल आगे बढ़ गया तो सखियों ने क्या किया कि जो सांवले रंग की थी उसने अपनी सांवले रंग की सखी के साथ, और जो गोरी थी उसने गोरी स्त्री के साथ, गोरी सखी के साथ अपनी जोड़ी बना ली। कहने का आशय है सभी सखियों ने अपने अनुरूप अपनी अपनी जोड़ियां बना ली। बूझी खेल खेलहु एक साथा, हार न हुई पराए हाथा। अब जब सखियों ने अपनी जोड़ी बना ली तो सखियां आपस में परस्पर एक दूसरे को क्या समझा रही है, बूझी खेल खेलहु एक साथा, कि हम मिलकर एक साथ खेलेंगी जिससे दूसरों के हाथों, दूसरी जोड़ी के हाथों हमें हारना ना पड़े। खेल में यही होता है, हम जब भी किसी खेल को खेलते हैं तो हमारा जो भी सामने का प्रतिद्वंद्वी होता है, हम यही चाहते हैं और अपने साथी को यही समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें इस प्रकार से खेलना है कि हम प्रतिद्वंद्वी के हाथों हार ना सकें। आजू ही खेल बहुरी कित होई, खेल गए कित खेले कोई। पुनः सखियाँ आपस में बात करती है कि आज जो हम खेल रही हैं, ये जो हमें खेलने का अवसर प्राप्त हुआ है फिर हमें यह अवसर प्राप्त नहीं होगा, इसलिए बाद में हमें यह खेलने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, तो आज ही हमें आनंद पूर्वक इस खेल को खेल लेना चाहिए। इससे पूर्व के काव्यांशों में हमने देखा था विद्यार्थियों, जहाँ सखियाँ परस्पर ससुराल, विवाह के पश्चात ससुराल जाने की स्थिति का वर्णन करती है कि वहाँ उन्हें वह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी जो उन्हें यहाँ अपने पिता के घर में प्राप्त है। इसी संदर्भ में यह पंक्ति पुनः आई है इस काव्यांश में कि आजू ही खेल बहुरी कित होई, कि आज हमें जो खेलने का अवसर प्राप्त हुआ है वह फिर कैसे प्राप्त होगा। खेल गए कित खेले कोई, कि उसके पश्चात हमें ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त नहीं होगा, अतः हमें आनंद पूर्वक इस खेल को खेल लेना चाहिए। धनीसो खेल खेल सह पेमा। अब यहाँ कवि कहते हैं कि वही खेल अच्छा माना जाता है। कौन सा खेल? खेल सह पेमा। पेमा यानी प्रेम। जो खेल प्रेम के साथ खेला जाए वही खेल श्रेष्ठ माना जाता है। रउताई ओ कुशल खेमा, जिस खेल में रउताई यानी बड़प्पन भी बना रहे और कुशल क्षेम भी बनी रहे, यानी छोटों और बड़ों का जो उचित सम्मान है वह मान सम्मान बनाते हुए एक दूसरे की कुशलता का ध्यान रखते हुए प्रेम के साथ जो खेल खेला जाता है वही खेल श्रेष्ठ माना जाता है। मोहम्मद बाजी प्रेम की जो भावे त्यों खेल, तिल फुल ही के संग जो होय फुलायल तेल। आगे कवि जायसी कहते हैं कि जो ये खेल की बाजी है वह प्रेम भाव से ही खेलनी चाहिए। जैसे खेलना अच्छा लगे वैसे खेलो, जो भावे त्यों खेल, यानी जैसे खेलना अच्छा लगे वैसा खेले, किंतु उस खेल में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, प्रेम का भाव हर स्थिति में बना रहना चाहिए। और इसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए जायसी कहते हैं, तिल फुल ही के संग जो होय फुलायल तेल, कि खेल में भी आपस में उसी प्रकार प्रेम बना रहना चाहिए जिस प्रकार फूल में सुगंध के साथ साथ तेल भी बना रहता है। यानी फूल में सुगंध और तेल दोनों ही एक साथ रहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हमें खेलना है और हम ये भी चाहते हैं कि खेल में हम सामने वाले से हार ना जाएं, किंतु किसी भी स्थिति में हमें दुर्भावना नहीं रखनी है और प्रेम के साथ ही उस खेल को खेलना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फूल में सुगंध के साथ तेल भी बना रहता है। विशेष की बात करें विद्यार्थियों तो वही भाषा अवधि है, अवधि भाषा का सौंदर्य, दोहा चौपाई छंद। ये दो बातें तो हमें प्रत्येक काव्यांश की विशेष के अंतर्गत लिखना ही है, क्योंकि हम प्रारंभ में ही इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि पद्मावत महाकाव्य अवधि भाषा में रचित है और इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग कवि जायसी के द्वारा किया गया है। और आप चाहो तो दोहा चौपाइयों का जो क्रम है कि यहाँ 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहे का क्रम रखा गया है। 7 चौपाइयों के पश्चात एक दोहा देकर कड़वक बनाया गया है, इसे कड़वक कहा जाता है, तो इसका उल्लेख भी आप
कर सकते हैं। और प्रस्तुत काव्यांश में जहाँ पद्मावती और उसकी सखियों की खेल क्रीड़ाओं के बारे में कवि ने वर्णन किया है, साथ ही साथ प्रेम का महत्व बताया है। कवि ने इस बात पर विशेष बल दिया है क्योंकि वे सूफी जो प्रेम मार्गी शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि है, और उसमें प्रेम को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र साधन बताते हैं सूफी कवि। तो वही बात यहाँ कवि ने प्रेम की महत्ता बताई है, और लौकिक प्रेम के साथ साथ जो अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी कवि द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य में देखने को मिलती है। अलंकारों की हम बात करें विद्यार्थियों, तो हमने देखा था हार देह जो खेलत हारा, उस पंक्ति में हमने यमक अलंकार देखा था। और अंतिम जो पंक्तियां आ रही है, मोहम्मद बाजी प्रेम की तिल फुलही के संग जो होय फुलायल तेल, तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमें उदाहरण अलंकार देखने को मिल रहा है। कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जो फूल का उदाहरण दिया है कि जहाँ फूल में तेल और सुगंध एक साथ रहते हैं, उसी प्रकार हमें खेल में प्रेम भाव को बनाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ हमें उदाहरण अलंकार का प्रयोग भी देखने को मिल रहा है। आज की वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। अगले काव्यांश पर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।